डिफेक्ट्स डिस्कस करते हैं। एक और सिंपल सा फॉर्मूला हमारा रह गया था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो नेक्स्ट अब शुरू करते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन से। पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम डेंसिटी की टर्म में कैलकुलेट करें तो डेंसिटी ऑब्जर्व्ड, जिसको हम पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी कहते हैं, बाय द डेंसिटी थियोरेटिकल इनटू 100, ये पैकिंग फ्रैक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, या डेंसिटी ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय द डेंसिटी कैलकुलेटेड इनटू 100। और डेंसिटी थियोरेटिकल या डेंसिटी कैलकुलेटेड हम बेसिकली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से कैलकुलेट करते हैं। किससे कैलकुलेट करते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस वैल्यू को? पैकिंग फ्रैक्शन को। किसकी वैल्यू? देखो, जैसे अगर हमें मान लेते हैं एक पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी दी है बेटा, तो ये बेसिकली डेंसिटी ऑब्जर्व्ड दी है आपको, जिसकी वैल्यू सपोज 2.965 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। तो हम डिस्कस कर रहे थे पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, जिसमें थी डेंसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द डेंसिटी थियोरेटिकल इनटू 100 या डेंसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द डेंसिटी कैलकुलेटेड इनटू 100। डेंसिटी ऑब्जर्व्ड बेसिकली पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी और एक्सरे डेंसिटी इज बेसिकली द थियोरेटिकल और द कैलकुलेटेड डेंसिटी है, जिसकी वैल्यू आपको दी है जैसे 3.278 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और आपको कहा है कि इससे हमें पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस कैलकुलेशन से 2.965 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 3.278 इंटू 10⁻³ इंटू 100 से आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 90%। तो इस मेथड से भी आप पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। इम्परफेक्शंस, या जिसको हम डिफेक्ट भी बोलते हैं। एक्चुअल है क्या इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट? अगर कोई भी रेगुलर पैटर्न, कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट से, कोई भी रेगुलर पैटर्न या रेगुलर अरेंजमेंट से हमारा क्रिस्टल में किसी तरह का कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता है, किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन आता है, राइट, उसको हम इम्परफेक्शन कहते हैं या डिफेक्ट कहते हैं या डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो एनी डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फ्रॉम इट्स रेगुलर अरेंजमेंट इज नोन एज डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। तो डिफेक्ट को हम कह सकते हैं एनी डिसलोकेशन फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट, या जिसको आप परफेक्ट अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट और परफेक्ट अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टल इज नेम्ड एज द इम्परफेक्शन, डिफेक्ट, डिसऑर्डर, कुछ भी कह सकते हैं। और अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स का है। इसमें एक आता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, दूसरा आता है इसमें लाइन डिफेक्ट, सेकेंड वन इज द लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और क्रिस्टल डिफेक्ट भी कहते हैं इसको, और तीसरा आएगा एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट। तो दूसरा है लाइन डिफेक्ट, या जिसको हम क्रिस्टल डिफेक्ट भी कहते हैं, और तीसरा जो होगा वो है पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट।
ये 3 तरह के डिफेक्ट हैं, जिसमें ब्रॉडली हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है बेटा, दैट इज़ द पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मतलब है डिफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मतलब है डिफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। डिफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स का बेसिक मीनिंग यहाँ पर बना कि हमारे पास रूम टेम्परेचर पर, यानी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, तो अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन से कभी भी टेम्परेचर अगर ऊपर है, और वो नेचुरली होता ही है हमेशा, तो कोई ना कोई एनर्जी हर क्रिस्टल के अंदर मिलती है, और उस एनर्जी से उस क्रिस्टल के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या उस क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन्स अपनी सरफेस या अपने क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन से ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पर पहुंच जाते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉन्स अटेन higher energy and released from covalent bond, और वहां से वो निकल जाते हैं, जैसे सिलिकॉन में। और ये डिफेक्ट हमें एज सच तो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी क्रिस्टल में मिल सकता है, क्योंकि 0 केल्विन से ऊपर तो बहुत टेम्परेचर है हमारे पास। यहाँ कितना टेम्परेचर है हमारे पास? है यहाँ लगभग 300 या 298 केल्विन, इतना टेम्परेचर है। तो ये बहुत सिंपल सा डिफेक्ट है और ये लगभग हर क्रिस्टल में आपको मिल सकता है। अब इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है? जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन, कंप्लीट सिलिकॉन, ये एक हमारे पास नॉन कंडक्टर होना चाहिए। ये होना चाहिए नॉन कंडक्टर। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की वजह से, कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस से जाने की वजह से, ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सेमी कंडक्टर डिवाइस में। तो ये एक इसका सिग्निफिकेंस है, और इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। अभी पढ़े तो नहीं है ना अपने फिजिक्स में सेमी कंडक्टर्स? तो फिजिक्स में मेनली सेमी कंडक्टर्स आता है। पी टाइप किसको कहते हैं, एन टाइप किसको कहते हैं, जिन लोगों ने पढ़ लिया ठीक है, वहाँ ज़रूर पढ़ना है आप लोगों ने प्योरली। हमारा पार्ट सिर्फ इतना बताना है कि ये पी टाइप के सेमी कंडक्टर्स बन जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को हम थर्मल डिफेक्ट भी बोलते हैं। इनको हम थर्मल डिफेक्ट भी बोल देते हैं। तो ये पार्ट था हमारे पास। कौन सा डिफेक्ट? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। सिंपल सा है, बस इतना ही है इसका पार्ट। दूसरा आएगा लाइन डिफेक्ट या क्रिस्टल डिफेक्ट। पेज टर्न कर दें। दूसरा डिफेक्ट है हमारे पास लाइन डिफेक्ट। ये लाइन डिफेक्ट क्या है? लाइन डिफेक्ट है बेसिकली बेटा कि जो हमारा क्रिस्टल है वो डेविएट होता है इन अ एंटायर रो। पूरी की पूरी एक रो, कोई भी एक पूरी रो, जैसे ये एक रो है, तो इसमें पूरा का पूरा एक तरह का डिसलोकेशन मिलेगा, एक तरह की डेविएशन मिलेगी फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट, एंटायर रो। और ये जो डिफेक्ट आएगा, इसमें हम एटम्स या आयंस इनको निकालेंगे, चाहे वो एनायन हो या वो कैटायन हो, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो। लेकिन प्रीवियस डिफेक्ट में हमने क्या निकाला था? सिर्फ उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले थे। तो लाइन डिफेक्ट या क्रिस्टल डिफेक्ट में जो इरेगुलरिटी आएगी, जो डेविएशन आएगा, जो डिसलोकेशन होगा रेगुलर अरेंजमेंट से, वो पूरी एक रो में होगा। और कहाँ पर होगा? लेटिस पॉइंट पर होगा, जहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रखते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल को रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लेटिस पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं कि एनी
dislocation. From any dislocation from lattice point in entire row. Is the line defect. और जो पढ़ना है हमने मेनली थर्ड वन, वो है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट. देखो, ये पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट बेसिकली बहुत लोकलाइज्ड डिफेक्ट है. लोकलाइज्ड डिफेक्ट से मतलब लाइन डिफेक्ट तो था कि पूरे क्रिस्टल की एक रो में ही ये पूरा डिफेक्ट मिलता जाएगा, लेकिन पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है कि हम कोई एक क्रिस्टल में एक पॉइंट देख लेते हैं, एक कोई पर्टिकुलर जगह देख लेते हैं, कोई पर्टिकुलर एटम या आयन देख लेते हैं और उसके सराउंडिंग में देखते हैं, उसके सराउंडिंग में ये डिफेक्ट मिलेगा. ये कोई ज़रूरी नहीं कि पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट अगर यहाँ पर मिल रहा है तो पूरी रो में मिलेगा, पूरे प्लेन में मिलेगा, पूरे क्रिस्टल में मिलेगा. नीड नॉट बी नेसेसरी. एक जगह मिलेगा, हो सकता है पूरे क्रिस्टल में और कहीं ना मिले, या एक या दो जगह मिलेगा, तो वो रेगुलर डिफेक्ट नहीं है, वो लाइन डिफेक्ट नहीं है. ऐसा डिफेक्ट है ये जो कहीं मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है. और एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तीन पार्ट में बेटा. एक आता है हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक, दूसरा आता है हमारे पास नेचुरली नॉन स्टोक्योमेट्रिक, और तीसरा आता है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट. दिस इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो ये तीन तरह के हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट है: स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक एंड द इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली जो इजीली ऑब्जर्व होता है वो होता है आयनिक कंपाउंड में, आयनिक क्रिस्टल में. लेकिन ये स्टोक्योमेट्रिक टाइप ऑफ डिफेक्ट हमें कोवेलेंट कंपाउंड में भी मिल जाता है. अब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है कि जो स्टोक्योमेट्री है किसी भी क्रिस्टल की, आयनिक क्रिस्टल की, वो अनअफेक्टेड रहती है. अब स्टोक्योमेट्री का मतलब क्या है? जैसे हमने NaCl का एक यूनिट सेल लिया, यूनिट सेल, तो उसमें 4 सोडियम आयन होते हैं और 4 क्लोराइड आयन होते हैं. ये होता है हमारे पास 4 सोडियम 4 क्लोराइड. तो अगर हम स्टोक्योमेट्री देखें तो ये 1:1 की आती है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में. लेकिन अगर मान लें कि डिफेक्ट की वजह से एक यूनिट सेल में 3 सोडियम आयन और 3 ही क्लोराइड रह जाए, तो डिफेक्ट तो आ गया, लेकिन स्टोक्योमेट्रिक रेशियो अभी भी 1:1 ही रहा. तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए लेकिन स्टोक्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ा. रेशियो विल रिमेन सेम. उसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट. और इस स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को इस स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल देते हैं. तो इट इज कैन बी द थर्मोडायनेमिक और इंट्रिंसिक. इसको हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं. ठीक है, पेज टर्न कर दें. कोई डाउट किसी को? अब जो डिफेक्ट है हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक, ये कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक में दोनों तरह से मिलता है. लेकिन कोवेलेंट में हम इसका थोड़ा सा नाम अलग रखते हैं, या कहें कि आयनिक में नाम अलग रखते हैं. तो कोवेलेंट में जब ये डिफेक्ट मिलता है हमें, तो हम इसको यहाँ पर दो अलग अलग तरह का डिफेक्ट बोलते हैं. ये स्टोक्योमेट्रिक का ही डिफेक्ट चल रहा है कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, एंड दिस इज व्हाट द वैकेंसी डिफेक्ट.
दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा बेटा, वैकेंसी डिफेक्ट में हमारे पास जो लेटेस्ट साइट है जहाँ पर एटम्स रखे हुए हैं, वहाँ से कुछ एटम, किसी जगह से कुछ एटम अपने लेटेस्ट साइट से निकलकर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो जैसे हमारे पास मान लो ये कोई लैटिस है ऐसा जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, ये इस टाइप का कोई लैटिस है, ठीक है, और ये इस टाइप से एक दूसरे से किसी भी तरीके से बॉन्डेड है, कोवलेंट बॉन्डेड है एक्चुअली। तो ये हमने बना लिया। अब ये जो बन गया हमारे पास, अगर हम इस डिफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कुछ एटम, जैसे ये एटम, जैसे ये एटम अपने लोकेशन से, लेटेस्ट साइट से निकल जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल या सम एटम्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल displace from their latest साइट से वहां से निकल जाते हैं बेटा। क्लियर। और ये हमें मेनली नॉन आयनिक कंपाउंड में यानी कोवेलेंट कंपाउंड में मिलता है। अब जरा यहाँ पर हम ध्यान से देखें बेटा, तो इस केस में जो क्रिस्टल है हमारा, जो भी हमारा क्रिस्टल है, उसके डायमेंशंस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके डायमेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन दो एटम के निकल जाने से या उससे ज़्यादा के निकल जाने से उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, यानी मास डिक्रीज हो गया बट वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा, जिसकी वजह से डेंसिटी विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओवरऑल डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये था हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट। और इसी के जैसा एक और डिफेक्ट है जिसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। यस लालप्रीत सर। हाँ सर हमने वॉल्यूम कैसे लिया सर? वॉल्यूम मतलब कोई भी उसका जो डायमेंशन होगी उसके हिसाब से वॉल्यूम लेंगे बेटा। क्यूब है तो ए क्यूब, हेक्सागन है तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके सर। ऐसे वॉल्यूम हो गया उसका, ठीक है। यस सर। ओके चलिए, दूसरा है हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये हुआ हमारे पास सेकंड डिफेक्ट बेटा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपने लेटेस्ट साइट पर तो होते ही होते हैं, वो तो वहाँ होना ही है उनको, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट लेटेस्ट साइट के अलावा इंटरस्टिशियल साइट पर भी मिल जाते हैं। जैसे ये हमारे पास ये क्रिस्टल है, हमारे पास कोई लेटिस है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, और जहाँ जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं हम उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को हम बोल देते हैं ये लेटेस्ट साइट्स हैं। अब लेटेस्ट साइट पर तो आपको एटम मॉलिक्यूल मिलेगा ही मिलेगा, नॉन आयनिक कंपाउंड में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कई बार इनकी जो इंटरस्टिशियल साइट्स है जैसे ये या ये, यहाँ पर भी एटम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अभी भी इस केस में इसकी डायमेंशन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बेटा, डायमेंशन तो वहीं का वहीं है, यानी वॉल्यूम पर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा एटम आने की वजह से इसका मास बढ़ जाता है, वॉल्यूम वहीं का वहीं है, तो डेंसिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज, तो डेंसिटी इज़ वंस अगेन इंक्रीज, रीज़न मास इंक्रीज and the volume remains constant, वॉल्यूम कांस्टेंट है।
तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हम लिख सकते हैं कि सम atoms or molecules occupy the interstitial site. दिस इज़ व्हाट द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक कंपाउंड में है। और किसका पार्ट है? एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट के स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का। अब हमारे पास आयनिक कंपाउंड में आएगा यही डिफेक्ट, लेकिन इनके नाम थोड़े बदल जाते हैं। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन द आयनिक कंपाउंड, पेज टर्न कर दे बेटा। सभी ने नोट कर लिया जिसने करना था? राइट। चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब हम। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में हमें कैसे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट मिल जाता है बेटा, उसी के बारे में बात करते हैं। और ये हमारे पास हैं दो अलग अलग टाइप के। द फर्स्ट टाइप इज शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट पहला डिफेक्ट है हमारे पास शॉटकी डिफेक्ट। अब शॉटकी डिफेक्ट में क्या है कि ये आयनिक कंपाउंड में हमने डिस्कस करना है। तो शॉटकी डिफेक्ट पहले हम लिखते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें डिफेक्ट में है क्या। जैसे हमारे पास एक कोई क्रिस्टल है बेटा, ऐसे इस टाइप का कोई क्रिस्टल है, और क्योंकि एक आयनिक क्रिस्टल है तो इसमें कैटायंस और एनायंस होंगे। तो सपोज कर लेते हैं ये कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन। इस टाइप से हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल बना हुआ है बेटा। और जहाँ पर हम आयंस को रखते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास लेटिस पॉइंट, लेटिस साइट। और जहाँ पर ये आयंस नहीं होते, खाली जगह, उसको हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। तो ये तो हुए हमारे पास लेटिस पॉइंट्स, ठीक है। ये लेटिस पॉइंट्स है जहाँ पर हमने प्लस और माइनस को रखा हुआ है, यानी आयंस को रखा हुआ है। और जो जगह खाली दिख रही है वो है हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो शॉटकी डिफेक्ट है इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस, तो जैसे एक एनायन यहाँ से निकल गया और एक कैटायन हमने यहाँ से निकाल दिया। सपोज इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसप्लेस्ड, ये जगह खाली हो गई, ये जगह भी खाली हो गई। तो शॉटकी डिफेक्ट में हम लिख सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस and anions are misplaced। कहाँ से? फ्रॉम देयर लेटिस पॉइंट, राइट। अब इससे क्या होगा कि स्टोक्योमेट्रिक रेशियो कांस्टेंट रहेगा जो कैटायन और एनायन के बीच में है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी। तो ये हो गए हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होंगे। ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हुए। किस कंपाउंड्स में या किस क्रिस्टल्स में मिलेंगे ये? उनमें मिलेंगे जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा।
और कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ये उन कंपाउंड में मिलेंगे। सच डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जो कैटायन और एनायन की रेडियस है, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। लेकिन ये जनरल रूल है बेटा, कोई फिक्स रूल नहीं है। जनरल रूल है, फिक्स रूल नहीं है। इसके साथ एक और करेक्टरिस्टिक इसकी जुड़ गई कि इस बार भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट कम हो जाने की वजह से, कैटायन और एनायन कम हो जाने की वजह से मास डिक्रीज हो गया। मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज गोइंग टू डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये हमें डिफेक्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल जैसे NaCl, जैसे सीजियम क्लोराइड, जैसे AgBr, लाइक एस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, इनके अंदर ये डिफेक्ट मिलता है। इस डिफेक्ट के चलते इस केस में थोड़ा सा एक नया चेंज आता है। इसमें कैटायंस सामने आ जाते हैं या कहीं सिमिलर चार्जेस सामने आ जाते हैं, और सिमिलर चार्जेस सामने आ जाने से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज। थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा सारा। आप ये शॉर्ट की डिफेक्ट है। पेज टर्न कर दे बेटा। चलो दूसरा डिफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। विच डिफेक्ट? फ्रेंकल डिफेक्ट। तो बेटा जो फ्रेंकल डिफेक्ट है हमारे पास, ये फ्रेंकल डिफेक्ट कुछ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा ही डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेनली कैटायंस, अपने लेटिस साइट से निकलकर इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाता है। क्रिस्टल को छोड़कर नहीं जाता है, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह चला जाता है, यानी वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेट हो जाने की वजह से कुछ भी लॉस नहीं हुआ, जिससे मास नहीं चेंज होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो इसमें डेंसिटी भी चेंज नहीं होती। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। जैसे ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल, इस टाइप से, जिसमें कैटायंस और एनायंस ऑल्टरनेटली हमने लगा दिए बेटा, इस टाइप से, राइट। और ये ऐसे ही घर घर बना लेने हैं, हाउस फॉर्मेशन, जैसे आप लोग शायद बचपन में कभी खेले हो। एक लाइन लगा करके आपको बहुत सारे घर मैक्सिमम बनाने होते थे, राइट। तो इसके अंदर एक पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो जाना है। ऑल्टरनेटली लगाने हैं अपोजिट चार्जेस को, ये हमने लगा दिया। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन है बेटा, कैटायन है, जैसे ये एक कैटायन है हमारे पास, ये अपनी जगह से निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है, यानी कौन सी जगह से निकल गया, लेटिस साइड से निकल जाता है, और ये कैटायन पहुँच जाता है यहाँ पर। किस जगह पहुँच गया? इंटरस्टिशियल साइड से। तो कैटायन मूव टू interstitial site, move to interstitial site, वहां चला जाता है। लेकिन क्रिस्टल को छोड़कर नहीं गया, क्रिस्टल को छोड़कर नहीं गया तो मास कांस्टेंट रहता है, और डायमेंशंस तो हैं ही कांस्टेंट, इसीलिए डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट होती है।
एग्जाम्पल अगर हम देखें इसमें, तो एग्जाम्पल आपको जैसे मिलेगा जिंक सल्फाइड, एग्जाम्पल जैसे आपको मिलेगा AgCl, एग्जाम्पल जैसे मिलेगा आपको AgBr, एग्जाम्पल जैसे मिलेगा AgI। और अगर हम इस AgBr को देखें तो AgBr का जो डिफेक्ट था या AgBr जो डिफेक्ट है वो दोनों जगह शो कर रहा है, ये फ्रेंकल में भी है और शॉर्ट की डिफेक्ट में भी है, दोनों में डिफेक्ट में है। क्लियर है बच्चों इतना पॉइंट? बहुत रटने वाला पार्ट है ये एकदम। और सर हाँ हाँ जी बेटा। सर जो ये होगा डिस्प्लेस होगा सर, हाँ सर ये वर्ड में जाएगा? हाँ बोला तो, वॉइड में जाएगा, खाली जगह पर, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं ना उसको। ओके सर। हम्म। सर अगर उसके साइज से वो हुआ, साइज कैटायन मिनिमम। इसीलिए जाता है बेटा क्योंकि कैटायन की रेडियस छोटी होती है, ओके सर। इसलिए चला जाता है बेटा, ठीक है। थैंक और यू। ये किस टाइप के क्रिस्टल्स में मिलता है? ये मिलता है उस टाइप के क्रिस्टल्स में जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। प्रीवियस डिफेक्ट था हमारे पास शॉर्ट की जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, तो जहाँ लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जहाँ पर भी लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वहाँ मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पर कैटायन और एनायन की साइज रेडियस का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो हाई डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये रूल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको शॉर्ट की में भी मिल रहा है और फ्रेंकल में भी मिल रहा है, दोनों तरह के डिफेक्ट हैं। इस सबसे एक जो डिफेक्ट है उससे एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि इसमें सिमिलर आयंस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और सिमिलर आयन सामने आने से इसका डाइलेक्ट्रिक बढ़ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, और ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने लगते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इन होल्स की वजह से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है और स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो ये सारे जो डिफेक्ट थे हमारे पास, ये डिफेक्ट थे, दोनों डिफेक्ट या चार डिफेक्ट हम कहें हैं तो एक ही टाइप के, एक हो गया शॉर्ट की, एक हो गया फ्रेंकल, और ये आयनिक कंपाउंड में था, ये स्टोइकियोमेट्रिक के टाइप थे। अब हम पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट, एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट को अगर हम डिस्कस करेंगे तो अब हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में डिस्कस करते हैं बेटा, जिसके अंदर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। पेज टर्न कर दें तो सेकंड हमारे पास अब डिफेक्ट आएगा, नेक्स्ट डिफेक्ट आएगा। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नेक्स्ट डिफेक्ट आएगा बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है क्या, कैसा है, कैसे होता है? तो सबसे पहला बात कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब है कि अब ये अपने केमिकल फॉर्मूले को या कैटायन और एनायन के रेशियो को मेंटेन नहीं कर पाएगा, कैटायन या एनायन के रेशियो को मेंटेन नहीं कर पाएगा। अब मेंटेन नहीं करेगा तो या तो मेटल एक्सेस हो जाएंगे या मेटल डेफिशिएंट हो जाएंगे, यानी कैटायन या तो ज़्यादा हो जाएगा या कैटायन कम हो जाएगा। भाई यही दो पॉसिबिलिटी है। कैटायन अगर एक्सेस है तो नेचुरली एनायन कम है, कैटायन अगर कम है तो नेचुरली एनायन ज़्यादा है, इसीलिए ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में है। और जैसा अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं तो हमने बता दिया कि ये दो तरह का हो सकता है, या तो मेटल एक्सेस होगी यानी कैटायन ज़्यादा होगा, या कैटायन कम होंगे। तो हम इसमें सबसे पहले लिख देते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स डू नॉट फॉलो द आइडियल फॉर्मूला रेशियो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट डू नॉट फॉलो द आइडियल
फॉर्मूला और द रेशियो। ठीक है, और ये 2 टाइप्स का है, दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह का डिफेक्ट होगा। कौन कौन सा डिफेक्ट है ये? फर्स्ट डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये डिफेक्ट है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस किस तरीके से हो सकती है बेटा? ये उसी तरह की बात है कि अगर आपने एक लाइन खींची है, इसको छोटा करना है तो 2 तरीके से छोटा कर सकते हैं। ये एक तो हमने इरेजर लिया और इसको छोटा कर दिया। दूसरा ये भी हो सकता था कि इसी के नीचे हम एक और लाइन बड़ी इससे खींच दें, तो भी ये लाइन छोटी हो जाती है। तो मेटल को एक्सेस करने के हमारे पास 2 तरीके थे। या तो हम एनायन को निकाल लें, एनायन निकाल लिए तो मेटल अपने आप एक्सेस हो गई, या फिर आप मेटल को ही एक्स्ट्रा कर दीजिए किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो मेटल अपने आप एक्सेस हो गई। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या चीज़ ज़्यादा होगी? सर्टेनली इसमें पॉजिटिव आयन या मेटल आयन, मेटल आयन नेचुरली पॉजिटिव पार्ट एक्सेस होगा। और जैसे बताया हम 2 तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें से फर्स्ट वे है, पहला मेथड है एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसीज, देखो बेटा, एनायन वैकेंसीज का मतलब है कि अब हमने एनायन को निकाल दिया है लेकिन कैटायन को नहीं निकाला। अब अगर प्योर हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में से अगर हम कुछ एनायन निकाल दें, क्लोराइड निकाल दें, तो नेचुरली सोडियम आयन का नंबर ज़्यादा होगा, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसमें भी हम उसी तरह का डायग्राम बना लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया था पहले। ये हमारे पास मान लेते हैं कोई क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का ही, और सोडियम क्लोराइड के इस क्रिस्टल में, सोडियम क्लोराइड के इस क्रिस्टल में सेम ये एक लाइन है, ये पूरा क्रिस्टल हमने बना लिया बेटा। ये क्रिस्टल हम बना चुके हैं, ये क्रिस्टल हो गया, ये क्रिस्टल हो गया। और इस क्रिस्टल में हमारे पास वही सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन है। इस टाइप से हमारे पास सोडियम और क्लोराइड आयन है। अब एनायन वैकेंसी में हम क्या करते हैं कि सोडियम आयन को या पॉजिटिव आयन को उसकी जगह से ही निकाल देते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे कोई भी एक सोडियम आयन लिया हमने यहाँ से, ये ले लेते हैं, चलिए ये लिया, और यहाँ अब हमने जगह खाली कर ली, और इस जगह को हम सिर्फ किससे भर देते हैं? इलेक्ट्रॉन से। आयन निकल गया, सोडियम आयन निकल गया, और मैंने थोड़ा सा मिस्टेक बोली बेटा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। एनायन वैकेंसी है तो एनायन हमें निकालना था। एनायन वैकेंसी है तो हमें यहाँ से एनायन को निकालना है। तो ये तो एज इट इज़ है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एनायन निकाल देते हैं। तो ये हमने यहाँ से एनायन को निकाल दिया, और इसकी जगह हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले आते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। ये आ गया। इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो रही, लेकिन कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं रहा, एनायन की वैकेंसी हो गई। तो ओवरऑल मेटल एक्सेस हो गया और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कांस्टेंट नहीं रहा। अब जैसे हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लें बेटा, NaCl का क्रिस्टल, और NaCl के क्रिस्टल को मान लें आप सोडियम की वेपर्स में हीट कर दें।
तो ये डिफेक्ट मिल जाता है। ये डिफेक्ट होता कैसे है, ये जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, जब सोडियम की वेपर्स में जाता है तो सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, आसानी से Na+ और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। ध्यान से देखना बेटा। और ये जो सोडियम आयन है हमारे पास वेपर फेज में, ये इस पूरे क्रिस्टल के चारों तरफ होता है। और ये सोडियम आयन यहाँ से कहीं से भी एक क्लोराइड को खींच लेगा अपनी तरफ। किसको खींच लेगा? क्लोराइड को अपनी तरफ क्या करता है? पुल कर लेगा क्लोराइड को। और यहाँ से पुल करेगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ से गया तो क्या है? क्लोराइड बड़ा आयन है, उसकी जगह एक सबसे छोटा पार्टिकल हम देखें तो इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये बहुत लूजली फिट होगा। और अगर ये लूजली फिट होगा तो ये ओपन एटमॉस्फेयर में एनर्जी गेन करके एक्साइट और डी एक्साइट होता रहता है। और इसी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से ये वैकेंसी या ये डिफेक्ट सॉलिड में कलर इम्पार्ट करते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे पास कलर्ड। और किस वजह से? इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसको हम बोल देते हैं कलर इम्पार्टिंग सेंटर्स या एफ सेंटर्स। कौन से सेंटर्स? एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स या कलर इम्पार्टिंग सेंटर्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कितना एक्साइट होगा, कितना डी एक्साइट होगा, ये डिपेंड करेगा इसके एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज पर। अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है तो बहुत आसानी से नहीं जा पाएगा, कम पॉजिटिव है तो आसानी से एक्साइट हो जाएगा। मतलब जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इस डिफेक्ट की वजह से वो हमें येलो कलर का दिखाई देता है, फार बे सेंटर की वजह से, एफ सेंटर की वजह से। और अगर यही हमारे पास लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता, यही डिफेक्ट होता, तो ये पिंक कलर का दिखाई देता है। और अगर ये आपके पास KCl का सॉलिड होता और यही डिफेक्ट होता उसके अंदर, तो वो वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। तो ये कलर इम्पार्टिंग सेंटर हैं, या जिनको हम एफ सेंटर्स बोलते हैं, एनायन वैकेंसी की वजह से। सर बोलो बेटा। सर वो नहीं समझ आया सर। हाँ बोलो। क्या एनर्जी वाला सर? देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ना रखा हुआ, यस सर। ये सनलाइट से एनर्जी गेन करेगा। सर लूज वाला कंसेप्ट नहीं समझा बेटा। क्लोराइड आयन हमारे पास बहुत बड़ा आयन होता है। यस सर। और उसकी जगह खाली हुई है। यस सर। और उसकी जगह आपने ये ऐसा इलेक्ट्रॉन रख दिया है। यस सर। तो लूजली बॉन्डेड होगा कि नहीं होगा? होगा सर। जगह बहुत ज़्यादा थी और आपने बहुत छोटा आयन रखा है, तो लूजली बॉन्डेड होगा। और लूजली बॉन्डेड है तो सन से एनर्जी गेन करके आसानी से एक्साइट और डी एक्साइट होगा, जिसकी वजह से कलर इम्पार्ट होगा। सर लूजली बॉन्डेड है तो फिर वो क्यों करेगा सर? जो लूज बॉन्डेड है वो आसानी से एनर्जी गेन कर सकता, गेन करके एक्साइट हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो टाइटली बॉन्डेड है उसको कैसे एक्साइट करेंगे? सर उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हाँ, उतनी सनलाइट में अवेलेबल नहीं है। यस सर। इसलिए वो कलर इम्पार्ट करते हैं। लिथियम क्लोराइड पिंक कलर, सोडियम क्लोराइड येलो कलर और KCl वॉयलेट कलर इज ड्यू टू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एनायन वैकेंसी। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए पेस्ट रन कर दें। ये तो था हमारे पास एनायन की वैकेंसी। एनायन ही छोड़कर चला गया अपनी जगह को, तो कैटायन नेचुरली ज़्यादा हो ही जाएंगे। ठीक है। और अब हम बात करते हैं एक्सेस कैटायन। मेटल एक्सेस में ही दूसरा पार्ट है हमारे पास एक्सेस कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स का जो डिफेक्ट था अभी हमने पढ़ा था, वो था हमारे पास फ्रेंकल डिफेक्ट। याद है? तो कैटायन अपनी जगह से निकल जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स पर पहुँच जाते हैं। तो इस केस में भी उसी तरह का डिफेक्ट हमें मिलेगा। इस केस में क्या है कि
ये हमारे पास मान लेते हैं फिर से वही एक लेटिस आ गया, क्रिस्टल आ गया आयनिक। ये हो गया बेटा सेम टाइप का क्रिस्टल, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस और एनायंस के क्रिस्टल में इस बार हमें करना है मेटल एक्सेस। तो पिछली बार तो हमने यानी इससे प्रीवियस जो डिफेक्ट का टाइप किया था उसके अंदर हमने क्या किया था, एनायन को निकाल दिया था। अब हम किसी एनायन को नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम किसी एनायन को नहीं निकालेंगे। हम एक्स्ट्रा कैटायंस को कहाँ, इंटरस्टिशियल साइट्स में भर देते हैं। तो कैटायन यहाँ आ जाएगा, ये कैटायन आ जाएगा, जिससे इसका टोटल मास बढ़ जाएगा। और इस कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एनायन नहीं आएगा, ध्यान रखना है आपने। तो अगर हम यहाँ टोटल सोडियम आयन अब पहले बिफोर द डिफेक्ट काउंट करें, सोडियम आयन या कोई भी पॉजिटिव आयन हम काउंट करें, हम सोडियम क्यों लिखें, हम लिखते हैं पॉजिटिव आयन। तो बिफोर द डिफेक्ट अगर हमारे पास पॉजिटिव आयन थे तो वो कितने थे हमारे पास पॉजिटिव टोटल, अगर हम काउंट करते हैं तो 2 4 6 8। एनायन कितने थे हमारे पास, वो भी 8 थे, यानी नेगेटिव चार्ज भी कितना था, 8 था। लेकिन डिफेक्ट आने की वजह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो कितने हो गए, या कहीं पॉजिटिव कैटायंस कितने हो गए, 9। लेकिन एनायन हमारे पास, एनायन की बात कर रहा हूँ, वो 8 ही रहे, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और हो गई मेटल एक्सेस। और इस टाइप का डिफेक्ट हमें जनरली उन क्रिस्टल्स में मिल जाता है जो फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाते हैं। फ्रेंकल में भी कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में आता है, लेकिन वो आता कहाँ से था, वो लेटिस साइट से कूद कर आता था। इसमें लेटिस साइट से नहीं आया, यहीं से यहीं आ गया, मतलब उस क्रिस्टल में ही एक्स्ट्रा आ गया। और ये डिफेक्ट हमें मेनली जिंक ऑक्साइड में मिल जाता है बेटा, ZnO। जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो ये जिंक +2 एज इट इज, और O2, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। तो ये एक्स्ट्रा जिंक आयन इस जगह आ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एकोमोडेट हो जाते हैं। और ये भी इंटरस्टिशियल साइट के इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन भी कलर इम्पार्ट करते हैं। और जिंक ऑक्साइड इस डिफेक्ट की वजह से, येलो कलर का हो जाता है बेटा। तो जिंक ऑक्साइड ZnO is yellow in color. Due to this defect. इस डिफेक्ट की वजह से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जिंक के बिफोर डिफेक्ट ये था, और जिंक में आफ्टर डिफेक्ट जितने भी थे हमारे, उसमें 1+ हो गया बेटा, कम से कम 1+ हो गया। ऑक्साइड उतने के उतने ही, जितने भी जिंक के आयन थे उससे ज़्यादा हो गए, कम से कम एक आयन तो ज़्यादा होगा ही होगा। और ये मेटल की ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने की वजह से ये सेमी कंडक्टर बन जाते हैं। सेमी कंडक्टर इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो आए नहीं, सेमी कंडक्टर बन जाते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इसीलिए इनको हम एन टाइप बोलते हैं। एन टाइप का मतलब है नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, और पी टाइप मतलब पी फॉर पॉजिटिव। एन टाइप सेमी कंडक्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है इस केस में। हाँ जी बेटा, देख लो। इसके बाद हम मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आएगा अब हमारे पास सेकंड टाइप, मतलब मेटल डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। देखो बेटा, अब हमने मेटल को डेफिशिएंट करना है। पहले तो हमने मेटल को एक्सेस की थी, तो नेचुरली जब हम मेटल को डेफिशिएंट करेंगे तो मेटल का नंबर कम होगा,
मेटल का नंबर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अब ये जो डिफेक्ट है हमें मेनली ऑब्जर्व्ड किस में होता है, मेनली विजिबल किस में होता है, पॉसिबल किस में होता है, ऑब्जर्व्ड इन those crystals, those ionic crystals in which the metal show variable oxidation state, जहाँ पर मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर मिलती है। जैसे कॉपर क्यूप्रस में मिलता है, क्यूप्रिक में मिल जाता है, ऐसे ना, क्यूप्रस भी मिलता है और क्यूप्रिक भी मिलता है। हो सकता है कि आयरन के कुछ कॉम्प्लेक्स में मिल जाए, कंपाउंड में मिल जाए, आयनिक, फेरस फेरिक में मिलता है। जैसे अगर हम देखें तो निकल हमें दो फॉर्म में मिल जाता है, निकल +2 में भी मिल जाता है और निकल +4 में भी मिल जाता है मेनली। तो ये हमें जो डिफेक्ट है मेनली मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल्स में होगा जिसमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर मिलती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर मिलती है। ठीक है बेटा, अब इसकी डिटेलिंग थोड़ी बड़ी है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।